अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान एबीएन डिजिटल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दो सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर और बशारत राजा हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे खासकर आइनी तरामीम हुए हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस कौन होगा, जो आइनी बेंच बनेगा उसका सरबराह कौन होगा, और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस भी था। उसमें जो है वो हामिद खान जो वकील थे वो और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान सख्त मुकालमा भी हुआ। मामला कैसे जा रहे हैं बात करेंगे दोनों से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले साकिब भाई ये बताएगा कि एक तो चीफ जस्टिस कौन बनेगा, आपके पास क्या खबरें हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा, ज़्यादातर बहस मुबाहिसा हो रही है, बताइएगा सर। पहली बात तो ये है कि अभी जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो बाद में बनेगा, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी है वो आज जो है वो उसका नोटिफिकेशन होने का इम्कान है। इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि जो अपोजिशन के बेंचेस हैं उनसे भी वो कौमी असम्बली हो या सेनेट, उनसे नाम मांग लिए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने। और ये इम्कान है कि आज इस पे कोई बेंच जो है वो सॉरी कमेटी जो है वो बैठ जाएगी, और कमेटी फिर बैठकर तीन सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन तीनों में से एक को चीफ जस्टिस के लिए सिफारिश करेगी। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस पे रिक्यूज कर जाते हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब में से किसी एक की सिफारिश होगी। अगर उनमें से कोई रिक्यूज करता है तो फिर चौथे नंबर पे। अब जो आपने पूछा कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, उसमें अब जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट चल रहे हैं फिलहाल तक तो, लेकिन सूरत हाल बदलते कुछ पता नहीं चलता। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी अगर बनाया जाए तो ये ज्यादा नुकसानदेह इसलिए गवर्नमेंट जिस एंड से सोच रही है उनको नहीं होगा, क्योंकि जो पर हैं वो काट दिए गए हैं अदलिया के मतलब जो उसके इख्तियारात हैं उसमें तकसीम कर दी गई है। एक चीफ जस्टिस होगा और एक प्रिजाइडिंग जज होगा। जो आईनी जो बेंचेस होंगे उनमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा, और एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका मतलब है कि दो पैरेलल लोग होंगे, दो हेड होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। तो दो में इख्तियारात में तकसीम है वो भी फटा जो है वो हो सकता है चलता रहे। तो इसलिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम तकसीम के साथ ही वो कम हो गए हैं, वो किसी और को दे दिए गए हैं। तो इसलिए अगर उनको भी बनाया जाता है तो मेरा ख्याल हो सकता है इशू ना हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तरामीम चैलेंज होनी है, अभी रिसेंटली अगले 2-4 दिनों में चैलेंज होगी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होगा उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो फिर तय करेगा कि अब जो आईनी तरमीम चैलेंज हुई है इस पर फुल कोर्ट बननी है या नॉर्मल सुनना है, लार्जर बेंच बनेगा या क्या होगा, या वो इसको नहीं सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर फुल कोर्ट के सामने मामला जाता है तो फिर एक नया बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। फुल कोर्ट जो है वो उसको सुनेगी और उसके बाद सुन के फैसला क्या करेगी, फिर वकला मूवमेंट, मल्टीपल चीजें जो है वो इसमें आनी है। अभी लेकिन साकिब साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये आपने एक बात की, बहरान की बात की, बहरान की बुनियाद तो कर रख दी गई थी। बहरान तो बढ़ेगा जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होता। और दूसरा इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो प्रेजाइड करेगा उस आईनी बेंच के इख्तियारात की तकसीम के हवाले से इन्होंने बात की। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो केस क्या सुनेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो केस सुनेगा, जमानत का केस सुनेगा, बाद गिरफ्तारी, कबल गिरफ्तारी के केस सुनेगा, 2 मरले किसी मकान का केस सुनेगा, निकाह के केस सुनेगा, दूसरे तीसरे, इससे ज्यादा वो केस सुन ही नहीं सकता। मतलब वो जो प्रेजाइड करेगा आईनी बेंच को, उसके पास इख्तियार होगा। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है, ये जो इन्होंने एक बड़ी अपनी तरफ से कहा कि बड़ी अक्लमंदी की है जी, कि हमने एक आईनी बेंच बना दिया है जी, वो केस सुनेगा, हमने एक पुराना दीरीना मुतालबा था वो हल किया है, मसला वो मामला सारा हल किया है। मेरे ख्याल में उन्होंने इस बहरान की बुनियाद रखी है, और ये खौफनाक किस्म का मैं तूफान देख रहा हूँ जो आएगा। और उस तूफान में जैसा साकिब साहब ने बताया कि वो वकला की मूवमेंट चलेगी, उसके साथ फिर वक्त गुजरेगा, सिविल सोसाइटी भी शामिल हो सकती है, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें शामिल हो सकती है। तो फिर वो खस व खुशाक की तरह सब कुछ पै जाएगा, कुछ नहीं बाकी बचेगा। फिर साकिब भाई ये बताएगा कि हुकूमत ने सब कुछ अपने माथे कर लिया, सब कुछ। चीफ जस्टिस जो आईनी बेंच है उसका सरबराह वही लगाएंगे, चीफ जस्टिस वही मुंतखब करेंगे, तो फिर मुस्तकबिल में फैसले भी अपने मुताबिक भी करवा सकते हैं।
नहीं, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, जाहिर सी बात है। अब हाई कोर्ट में देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, तो आईनी मामलात में, हर आईनी मामले में जो रिस्पोंडेंट है वो हुकूमत है। अब सुप्रीम कोर्ट के तीन तीन जो है वो जजेस में से चीफ जस्टिस लगना होगा, हाई कोर्ट के तीन जजेस में से जो है वो एक को चीफ जस्टिस लगना होगा। तो फिर ये है कि लॉबिंग भी हुआ करेगी, और हुकूमत ये भी देखेगी कि कौन जो है वो हुकूमत की फेवर में फैसले कर रहा है और कौन उनके मुखालिफ फैसले कर रहा है, कौन उनको ग्रिल कर रहा है, कौन जो है वो उनके मुखालिफिन के हक में फैसले कर रहा है। ये मल्टीपल चीजें जो है वो देखी जाएंगी। फिर जिस जज को जो है वो खुदे लैंड लगाना होगा, फिर हुकूमत के पास एक रास्ता होगा, वो कंट्रोल होगा, वो कर लेगी। वो हाई कोर्ट्स वाले जज जो है वो फिर लॉबिंग कर रहे होंगे, एक दूसरा और तीसरा, कि मैं जो है वो ज्यादा फेवरेट हो जाऊं, मैं फेवरेट हो जाऊं, मैं फेवरेट हो जाऊं। तो वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक तस्वर है, आजाद अदलिया का, वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होगा। ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और इसके असरात निचली अदालतों पे आएंगे, अगर उनका डायरेक्ट तल्लक नहीं है, लेकिन असरात आते हैं। जजेस का माइंड सेट होता है, अब जो है वो सब कुछ हुकूमत के कहने पर ही होगा। अगर कोई उसकी आगे पीछे होगा तो उसको जब ग्रिल किया जाएगा, तो नीचे वाले भी फिर कहते हैं ठीक है जी, डांग टपाओ प्रोग्राम है, चलाते रहें, जो कुछ कहता है उसको लेकर चलें, और किसी के खिलाफ बड़े फैसले ऑर्डर्स नहीं देते। ये मामलात आपको हाई कोर्ट में भी नजर आएंगे। वो कहेंगे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देनी है, एक साल बाद आपकी एसीआर लिखी जानी है, तो वो अगर एसीआर में अगर कोई नेगेटिव चीज होगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो मल्टीपल चीजें हैं इसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, एक पिटीशन जो है वो दायर करने का हक अवाम रखती थी, वो भी छीन लिया गया इस आईनी तरामीम के हवाले से। बशारत राजा साहब, बिल्कुल ऐसा है जैसा साकब साहब ने बड़ी डिटेल से बात की है, बड़ी तफसील से बात की है। अब देखिए, मैं दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, जमहूरियत वहाँ जहाँ होती है, वहाँ पर ये होता है जी कि मैं हमेशा पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उस पर बिलीव करता हूँ। हैसियत एक डेमोक्रेटिक, क्योंकि मैं जमहूरी इंसान हूँ, जमहूरियत पर मेरा बिलीव है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट अपने मुखालिफिन को कत्ल करने के हवाले से एक कोई अमेंडमेंट लाती है, आइन में तरमीम लाती है, तो फिर उसको कहाँ चैलेंज किया जाएगा, किस अदालत के सामने चैलेंज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर ये जो साकब साहब जिस तरह अभी वो बात करके गए, साकब बशीर साहब ये बात करके गए हैं कि जो फिर लॉबिंग होगी जजेस के दरमियान। आपने उनसे पूछा था चीफ जस्टिस के हवाले से कि कौन फिर क्या होगा। आपको पता है कि इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जी। वो 3 या 4 सीनियर जो मोस्ट जनरल है, उनका एक पैनल आता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। जब वो वज़ीर-ए-आज़म के पास पैनल आता है तो फिर क्या होता है, जनरल बाजवा जब चीफ आर्मी स्टाफ बना था तो कभी अपने बाप से सिफारिश अपने ससुर से सिफारिश करवाता था, कभी किसी से सिफारिश करवाता था, कभी किसी से। हर जर्नल जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए हर जर्नल कभी अपने बुजुर्गों को भेजता है, वालदैन को, कभी दूर पार के रिश्तेदार ढूंढ कर, तल्लक ढूंढ कर उनको भेजता है, चाहे जी ज़रा मेरी सिफारिश करें जी, मैं इनके लिए काम करूँगा। तो जजेस भी आप इंशाअल्लाह जो अभी बनाया है ना, जजेस भी यही काम करेंगे। कभी अपने किसी बाप को भेज देंगे, कभी दूर पार का रिश्तेदार तलाश करके मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जिनका तल्लक है, मिन्नतें तरले करेंगे। मिलते तो उन्हें भेज देते हैं, जहाँ जी मिलते तरले करे होंगे। ये जो अमेंडमेंट है, ये भाई तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तबाही का कारण है। लोग समझते नहीं है इसको। लेकिन मैं जिस तरह ये जो नैब का कानून आया था, काला कानून, ये इसी तरह काला कानून है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया तो हुकूमत ने बड़े नारे लगाए जी, जमहूरियत की फतह हुई है जी, आइन की सरबलंदी हुई है जी। फिर वो उनके गले में पड़ा। उनके गले में जब पड़ा तो फिर उन्होंने एक्ट लाकर, सदारती एक्ट लाकर उसको ख़त्म किया। तो ये जो आइनी अमेंडमेंट हुई है ना, ये कल रोएंगे। फिर ये आइनी अमेंडमेंट ख़त्म करने के लिए यही नून लीग और बिलावल यही नॉन लीग और बिलावल कर रोएंगे, और इनके आंसू पूछने वाला उस वक्त कोई नहीं होगा। लास्ट सवाल लीजिएगा, जो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, अंदर हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान सख्त मुकालमा भी हुआ, और उसके बाद फिर वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। क्या मामला हुआ था सर? असल में ये हुआ कि जब वो समात शुरू हुई तो हामिद खान साहब ने कहा जी कि मैं दलाइल नहीं देना चाहता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दलाइल दें। उन्होंने कहा जी कि मैंने दरख्वास्त दी हुई है कि लार्जेस्ट बेंच बनाया जाए, इसमें आईनी तशरीह का मामला है, और ये बेंच जो है ना वो सुन नहीं सकता इस केस को। उन्होंने कहा जी कि दलाइल दें। उन्होंने कहा जी मैं इस बेंच के सामने दलाइल नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा क्यों? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 2 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुतासब का। एक ऐसा मुतासब जो हमारे खिलाफ है, मैं उसके सामने दलाइल नहीं दूंगा।
फिर अली जफर साहब उठकर वहाँ गए तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो एक आईनी तरमीम मंजूर हुई है, उसके मुताबिक ये बेंच केस नहीं सुन सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी वो छोड़े जी, ये फैसला मेरा काम है करना, मैं नहीं जानता आईनी तरमीम आई है या नहीं आई है, जैसे उन्हें पता ही नहीं। वो हजूर वाला ड्राफ्ट आईनी तरमीम का आपकी चैम्बर में बैठकर लिखा जा रहा था, आपको नहीं पता था कि बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। आपको नहीं पता था यानी अमेंडमेंट आ रही है। अजीब बात है यार, हर चीज मतलब बंदा क्या क्या कहे यार। अच्छा, काजी फाइज ईसा के चैम्बर में बैठ के लिखा गया। चैम्बर से मेरे मुराद ये है जनाब कि वो ऑन बोर्ड थे इस मामले में जी, ठीक, सही। वो ऑन बोर्ड थे। चैम्बर से मुराद यही है ना मेरी, ख्वाजा बल्कि जिक्र लाभ नशरे जिक्र किया यार इसका, और ये हमें हजूर वहां पर क्या कर बाद में मुकर गए, शाम को इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करवा दी जनाब। ये मतलब इनका यही है ना, ये करते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। मैंने नहीं, चैम्बर से मुराद, अब वो ऑन बोर्ड थे तो चैम्बर ही था ना यार, वो चैम्बर ही था और क्या था। तो ये कह रहे आज बड़े धड़ल्ले से कि मुझे पता ही नहीं है जी आने तरमीम आई है या नहीं आई है, पर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इनके आंसू पूछने वाला कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बशारत राजा साहब मौजूद थे, साकिब बशीर साहब मौजूद थे, दोनों ने अपना तजज़िया दिया, खासकर जो आईनी तरामीम हुए उस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।